तो भैया स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो भैया आज हम बात करने जाने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको एंजॉय आ रहा हो। मैं थोड़ा बोर ज़रूर करता हूँ, आज से ट्राई करूँगा थोड़ा आपको हंसाने के लिए भी। तो भैया आज हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आखिरकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे पहले समझ लेते हैं क्या बोलता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या फिर सिर्फ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। मतलब नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी उसका नेचर कैसा है या फिर उसका टेक्सचर कैसा है या फिर उसका कुछ भी, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट एक चीज से और है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। किस चीज के? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास से। अगर मैं बात करता हूं तो उसके मोलर मास से क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्यूट के वो भी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब सॉल्यूट का कैसा भी नेचर हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ। तो भैया कॉलिगेटिव हमने प्रॉपर्टीज को समझा। अब इसी के बेसिस में हम आगे बढ़ेंगे राउल्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। तो ये सारा का सारा हम आगे जाके कवर करने वाले हैं। तो पहला अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ही आगे लेकर बढ़ेंगे। इन सब टॉपिक्स को, आगे की टॉपिक्स भी हम कंप्लीट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ही हिसाब से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ WERING लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो भैया मैं कई चीज़ों को शॉर्टकट लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए। हो सकता है मेरी मीनिंग में मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा होती होगी, तो आप ध्यान रखिएगा, अपनी मत कीजिएगा। तो चलिए यार रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बात करते हैं क्या होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से पहले हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद उसके रिलेशन को समझ लेंगे तो रिलेटिव भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब नॉन सॉल्यूट को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं एक किसमें? सॉल्वेंट में। ठीक, जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं उसे डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो भैया उसके कारण जो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, अब उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, मतलब बीपी की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है? घट जाता है वेपर प्रेशर। तो भैया ये वेपर प्रेशर घट जाने के कारण जो अगर कंपेयर करते हैं हम प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि अनप्योर रह गया है, अब हो चुका है। तो भैया इस समय जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है हाई, तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन बना ये वाला उसका वेपर प्रेशर ही घट गया, तो इसे बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब भैया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी समझ आ जाएगा। तो चलिए यार यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक सॉल्यूशन का, किसका? एक सॉल्यूशन का, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक सॉल्यूशन का इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन के, फ्रैक्शन के। वो भी मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। भैया सॉल्यूट
बार बार सल्यूट आ रहा है, मजेदार है भैया। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का, जब एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट एक सोल्यूशन का इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट से, तब उसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको होपफुली समझ आ गया हो। तो चलिए भैया आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक, जैसे कि राउल्स लॉ फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। तो राउल्स लॉ फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, अब इसी के बेसिस पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं उसको देखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, चलिए भैया लिखते हैं, तो देख लेंगे कैसे लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट डेल P1 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, डेल P1 इज इक्वल टू, अब हमने बात किया था कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा हाई। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, प्योर सॉल्वेंट का हाई रहेगा इसलिए उसको लिखता हूँ पहले, और इसके बाद P1। तो भैया जो डेल P है, मतलब ये जो हमारा इन दोनों के, अगर मैं प्योर सॉल्वेंट से माइनस कर दूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ मतलब अनप्योर सॉल्वेंट जो एक सोल्यूशन का है, तो हमारे निकल आएगा डेल P, जो कि इन दोनों के माइनस से, मतलब जो एक एक्सटर्नल प्रेशर इन दोनों के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो प्रेशर हमारे पे निकल आएगा कि कितना प्रेशर का गैप आया भैया, तो यहाँ से निकल आएगा। अब मैं इसको सिंपली, ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ P1 नॉट से, मतलब पर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, दोनों को, सॉरी ऊपर में नॉट आएगा नीचे में। तो अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वल किसको होता है, X2 के इक्वल होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो भैया ये होता है, यही होता है ये। तो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मली हमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या मालूम है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, कि दैट मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या होता है, N2 बाय N1 प्लस N2। ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू, क्या होता था, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो उसी तरह से हमने लिख लिया। तो भैया मोल ऑफ एक कंपोनेंट बाय टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो भैया फॉर्मूला अब आगे हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब P1 नॉट माइनस P1, और ये P1 नॉट इक्वल्स टू X2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, N2 बाय N1 प्लस N2 पुट कर सकता हूँ, सिंपल। अब मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। आप होपफुली पॉज करके क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वेपर प्रेशर को भी मैं मिटा दिया, तो इसको मैं VP लिख देता हूँ फिर से। आप थोड़ा ब्लैक से लिखते हैं, आप तो ब्लैक एंड वाइट में ही देख रहे होंगे, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ वाइट से। इसके बाद ये हो गया। अब भैया यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात ये है कि दैट N2 जो है वो वेरी वेरी मच लेस देन N1 है, मतलब जो सल्यूट होता है वो वैसे भी सॉल्वेंट से बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में रहता है, हम देख भी सकते हैं उसी तरह से। तो N2 हम एज्यूम करके चल रहे हैं, N2 इज़ वेरी वेरी मच लेस देन N1। तो हम क्या यहाँ N2 को निगलेक्ट कर सकते हैं, इस N2 को। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले इक्वेशंस को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले इक्वेशन को। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1, और ये P1 नॉट इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, N2 बाय N1। ये हो गया, पूरा का पूरा इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले इसे इक्वेट कर देता हूँ। अब मैं इधर को मिटा देता हूँ। अब मुझे मालूम है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना होगा, N2 का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, W2 बाय M2। वहीं N1 का क्या था, N1 इज इक्वल टू W1 बाय और ये M1। तो इस वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो फॉर्मूले से N2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, W2 बाय M2 और इंटू और ये इसकी जगह N1 की जगह W1 बाय M1। ये आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन। अब भैया इसको करते हैं हम आगे क्लोज और इसको आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मली हमारे पास इक्वेशन ये आ चुका है जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी और वही आया भी है। तो चलिए यार इसके आगे बढ़ते हैं।
अब जिसमें से अगर मेरे को M2 निकालना है तो फॉर्मली मैं यहाँ से M2 का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकता हूँ। W2 निकालना है या M1 निकालना है तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो मतलब जैसे मेरा M2 के रिस्पेक्ट में मुझे फॉर्मूला चाहिए तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा W2 इंटू M1 और ये पूरा का पूरा ये आ जाएगा भैया W1। अब ब्रैकेट में लिख सकता हूँ P1 नॉट माइनस P1 और बाय P1 नॉट। तो ये आ गया पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो होपफुली आपको समझ आ गया हो। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम नहीं है अपने पास। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं, क्योंकि मुझे मिटाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जो ना लगे तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ तेज मिटाने की। भैया मिट गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ साइड और उठाता हूँ एक मार्कर और इससे लिखना चालू करता हूँ। आता है हमारा ELEVATION एलिवेशन ऑफ ILING बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले जो नाम लिखा है उस टॉपिक को उसको समझ के अगर चलेंगे तो आगे भी समझ आ जाएगा। तो भैया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि क्या चेंजेस आएंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही ये बोलता है कि इसके हिसाब से, इस पूरे प्रिंसिपल के हिसाब से कि दैट अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस दिया गया है, उस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ दैट टेम्परेचर, वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हमारा जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर यानी उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के। मतलब गिवन जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है या फिर सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब हम वो बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तब उस समय पे हमारा बॉइलिंग फॉर्मली स्टार्ट होती है। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर्मली दैट टेम्परेचर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज इक्वल्स टू हर सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से इक्वल हो जाएगा। तो उसे बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को फॉर्मली हम एक फॉर्मूला से इंडिकेट करते हैं दैट ये यहाँ क्या होता है, जो हमारे पास अगर इसकी बात करें तो इसे TB से डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पास डेल TB से हम इसे निकालेंगे। तो इससे पहले हम इसमें कुछ एक टर्म और समझ लेते हैं कि दैट जो हमारा इसमें जो हमारा जो प्योर है और प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा ज़्यादा होगा। तो TB जो होगा हमारा TB वो ग्रेटर देन क्या होगा TB नॉट, मतलब प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। तो भैया इसीलिए हम इसमें डेल TB इज इक्वल टू, इसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल TB से डोनेट करते हैं ना, TB से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे TB माइनस TB नॉट, इस तरह से फॉर्मूले से पूरा का पूरा इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब हमारा जो होता है आगे बढ़ते हैं, जो भी होता है वही होता है। तो हमारा जो TB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मोलैलिटी से। क्या है, स्मॉल m है ना भैया, स्मॉल m है, ये क्या है मोलैलिटी, LALITY, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं, यूज़ करते हैं, और यहाँ एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं KB, और ये हमारा मोलैलिटी का मोलैलिटी ही रहेगा। तो इस KB को क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। KB को बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। मतलब क्या बोला जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोला जाता है। तो भैया ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला आ जाता है। अब भैया यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, मोलैरिटी की वैल्यू। तो मोलैरिटी की वैल्यू जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी वैल्यू को हमें फॉर्मली यहाँ पुट कर देना है। तो डेल TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KB की जगह KB, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा
W2/m2 इंटू 1000 और ये बाय W1 और ये हमारा ग्राम में रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का पूरा जनरल फॉर्मूला। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने समझा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जनरली वो टेम्परेचर होता है जिस समय ये गिवन सब्सटेंस है या फिर गिवन सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सॉरी, तो उसे क्या बोला जाए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, तो उसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। फॉर्मली यहाँ मोलैलिटी को इस्तेमाल किया जाता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक, तो ये होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले एक काम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा मेरा डार्क नहीं दिख रहा होगा इंक, तो चलिए भैया इसको थोड़ा सा इसमें इंकिंग कर लेते हैं। तो इंकिंग करने के लिए मैं सबसे पहले निकालता हूँ एक इंक और इसे लाता हूँ और फटाफट इसे करते हैं इंकिंग और बढ़ते हैं आगे। चलिए भैया आगे से भी थोड़ा सा इंक कर दूं ताकि शुरू में ही गाढ़ा चलने लगे। वैसे तो चलेगा नहीं पर चलना चाहिए। चलिए भैया हो चुका है इंकिंग। समझ नहीं आता है यार, एक ही को करता हूँ, आगे के को बाद में उठाएंगे। तो भैया अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब भैया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम डोनेट करते हैं डेल टीबी से, सॉरी ये तो बॉइलिंग पॉइंट के डेल TF से डोनेट करते हैं, TF से डोनेट करते हैं। ये होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब भैया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। बेसिकली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी तरह से होता है जिस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये समझ लेते हैं दोनों किस तरह से होते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने समझ लिया, अब उसको आप एक साइड में एक कोंटे में रख दीजिए दिमाग के। अब भैया अगले कोंटे में रखिए इस क्वेश्चन को जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वो बेसिकली टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ गिवन सोल्यूशन इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के। और इसमें एक चीज और ऐड करना है, जो हमारे पास जो हमारा लिक्विड फेज रहेगा सॉल्यूशन का वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड फेज में। ठीक, तो भैया उसे ही बोला जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू दी हर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और उस समय क्या होगा, हमारे लिक्विड फेज में जो सॉल्यूशन रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फेज में। तो इसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। होपफुली आपको समझ आ गया हो। तो चलिए भैया आगे पढ़ते हैं, ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब इसमें भी जो हमारा अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने वाली है, प्लस पॉइंट जो है कि दैट जो हमारा प्योर लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो हमेशा डेल एफ की, अगर मैं बात करूंगा प्योर डेल एफ नॉट की बात करूंगा तो वो हमेशा ग्रेटर होगा डेल एफ से। तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट थी यहाँ पास। तो चलिए भैया ये हो गया। अब ये यही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको पकड़ना है और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इस्तेमाल। सो डेल टी एफ की इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट हो जाएगा। बेसिकली फॉर्मूली यही होना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है और यहाँ टी एफ, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय डेल टी एफ निकालने का काम आएगा। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया क्या होता है। तो आपने इसे लिख लिया तो मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब जो इसमें TF होता है, TF वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फिर से मोलैलिटी के, फॉर्मली मोलैलिटी के। अब यहाँ हम फिर से वही इस्तेमाल करेंगे इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए इक्वल्स टू, उसके बाद KF इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और यहाँ बाद में कांस्टेंट लगा देना भैया। तो ये अभी फॉर्मूला हमारा टॉपिक है, तो यही कांस्टेंट का नाम भी है। और यहाँ मोलैलिटी स्मॉल m।
अब भैया मोलैलिटी का फॉर्मूला फिर से हम लिखेंगे और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो KF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2/M2 इंटू 1000 और ये हो जाएगा इंटू W1 इंटू ये किसमें ग्राम्स रहेगा। तो ये ये TF के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, डेल TF। अब ये डेल TF आ गया। अब भैया ये हो गया हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गया हो। तो इसी फॉर्मूला का आगे हम इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी चीज़ें निकाल लेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी भैया। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं। आगे एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे होश उड़ा देंगे और वो भी आपके होश उड़ा देगा, जो कि आप बहुत साल पहले पढ़े होंगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो पिछले साल पढ़े होंगे या उससे पहले भी पढ़े होंगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट नहीं हो, मैथ के स्टूडेंट हो, फिर भी आप इस साल पढ़ ही लोगे। चलिए भैया पढ़ते हैं और उसको अपने 10th में भी पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑस्मोसिस। सुन के कुछ दिमाग में बत्ती जल रही होगी। तो चलिए बात करते हैं भैया, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ऑस्मोसिस क्या होता है। OSMOSIS ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है और इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करेंगे जो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो दो पॉइंट्स को एक साथ कवर करेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस जनरली वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमारा सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट हमारा मूव कर जाएगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आउट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बाहर निकल आएगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। मतलब इसे मैं शुद्ध भाषा में बोलूं तो हमारा ऑस्मोसिस इज दैट प्रोसेस इन विच अ लिक्विड flows out from this solution through a semi-permeable membrane or from lower concentrations to a higher concentration। तो भैया वो पूरा का पूरा ऑस्मोसिस हो जाएगा। अब इसे एक प्रैक्टिकल के थ्रू जो आपने किया होगा या फिर हम चलिए कर लेते हैं यहीं। भैया मान लेते हैं ये हमारे पास एक आलू है, आलू को मैंने किया कट। अब उसके बीच में मैंने बनाया एक होल। अब उसमें मैं भर दिया वाटर। क्या भर दिया, वाटर। वाटर भरने के बाद ये हो गया कुछ इस तरह से। अब मैंने इसको रख दिया एक टब में। टब में रखने के बाद मैंने इसके चारों तरफ क्या कर दिया, पानी भर दिया। अब भैया बाहर की कंसंट्रेशन तो पहले से ही हाई है। अगर मैं बाहर की कंसंट्रेशन को बोलूँगा, ये यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, वाटर पहले से बहुत ज़्यादा है। अंदर की कंसंट्रेशन बोलूँगा तो लो रहेगा वाटर की कंसंट्रेशन। और ये जो ये हमारा क्या रहेगा, आलू मतलब पोटैटोज, उसके बाहर के लेयर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की थ्रू काम करेंगे। तो यहाँ से जो वाटर जब मूव कर जाएगा इस आलू के अंदर के वाटर मतलब सोल्यूशन का ये वाटर बाहर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जब मूव कर जाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो वही ऑस्मोसिस को हमने उर्दू भाषा में पहले समझा था हिंदी में। तो चलिए भैया इस एक्सपेरिमेंट से काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। इसी के चक्कर में एक लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया हो ड्राइंग तो। ना पसंद आया हो तो डिसलाइक के बगल में एक लाइक होगा उसको दबा दीजिएगा। तो ये भैया, तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस समझ आ गया। अब ऑस्मोसिस के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, मतलब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड, उसे बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को और इस तरह से समझा जा सकता है कि एक एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लगा सकते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। तो भैया ये दोनों टर्म्स आपको फेमिलियर हो गए होंगे। तो ऑस्मोसिस को हम डोनेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मोलैरिटी। इस बार मोलैरिटी है भैया, क्या है मोलैरिटी, बहुत देर से पढ़ रहे थे मोलैरिटी। अब भैया आया मोलैरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी। अब भैया यहाँ सी डोनेट किया, वैसे तो इसे कैपिटल एम से। अब भैया डोनेट कर दिया तो डोनेट कर दिया, हमें क्या लेना था, हमें तो पढ़ने से मतलब है। तो चलिए भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पाई इज इक्वल टू सी की जगह सी और ये आर टी, ये आर टी आ जाएगा हमारा
जो कि हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोसेस। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस। कांस्टेंट टी है एक टेम्परेचर जिसके बेसिस पे एक सर्टेन टेम्परेचर जब ऑस्मोसिस होगा, तो एक सर्टेन टेम्परेचर है जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, उसे टी को यहाँ डोनेट कर रहे हैं। तो भैया ये हो जाएगा हमारा पूरा फॉर्मूला। और सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2/V लिख सकते हैं। अब भैया ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, सी की मतलब मोलैरिटी का N2/V, यही तो होता था भैया। N2 की जगह हम क्या लिखते थे, W2/M2 इंटू 1000/V की जगह V वॉल्यूम, और ये क्या हो जाता था, वॉल्यूम हमारा mls में हो जाता था। तो भैया वही पूरा है, आगे कुछ नहीं नया नहीं है। तो ऑस्मोसिस समझ लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लिया। अब भैया कुछ टर्म्स हैं जिसे समझना जरूरी है। तो चलिए पहला टर्म है भैया, जब हमारे क्या होंगे, दो सॉल्यूशन है हमारे पास A और B। अब ये A और B का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों का इक्वल है, तब हम क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए भैया नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर A का ज़्यादा हो, B का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, मतलब A का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, B का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो इसमें से क्या किसको क्या बोला जाएगा, जो ज़्यादा होगा उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा, जो कम होगा उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। भैया दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब भैया इसमें आखिरी आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो भैया रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली वो प्रोसेस होता है जब हमारा उल्टा हो जाएगा ऑस्मोसिस का। मतलब पहले क्या हो रहा था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में लिक्विड फ्लो हो जा रहा था, अब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में लिक्विड आ जाएगा। मतलब ऐसा है प्रेशर जब हम एग्जर्ट करेंगे या फिर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे कि जो हायर कंसंट्रेशन में जो वाटर है वो लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तब उसे हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल टर्म, और यही हम लोग पढ़ना था इधर। तो भैया आपको होपफुली आपको सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हों, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। इसमें होपफुली आपको बहुत सारे डाउट भी आ रहे हों, तो कमेंट कीजिए, कमेंट को भर दीजिए। अब भैया उसके बगल में ऊपर में सब्सक्राइब बटन होगा JP वर्ल्ड क्लासेस का, तो उसे प्रेस कर दीजिए, आपकी मर्जी। अनसब्सक्राइब करना है मत कीजिएगा भैया। चलिए यार ख़त्म करते हैं ये लेक्चर यहीं पास। आगे भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का हमें कवर करना है, जैसे कि एबनॉर्मल मोनोमर्स, वेंट ऑफ फैक्टर। तो चलिए भैया ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हो सकता है अगले लेक्चर में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।